आज हम रीड करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, रिटन बाय एनीस जंग। एनीस जंग 1964 में बॉर्न हुई थी। एक फीमेल है। ये इंडिया के रौरकेला सिटी से है। रौरकेला एक सिटी है उड़ीसा में। इनका बचपन और एडोलेसेंस हैदराबाद में बीता। इनका एजुकेशन हैदराबाद और यूएसए में कंप्लीट हुआ। इनके पापा मम्मी दोनों ही राइटर हैं। इनका करियर इंडिया में एज अ राइटर शुरुआत हुआ, मतलब ये एज अ राइटर इंडिया में अपना करियर का शुरुआत की। साथ ही साथ वो इंडिया के मेजर न्यूज़पेपर्स में एडिटर और कॉलमनिस्ट भी रह चुकी हैं। इनफैक्ट वो अब्रॉड के भी न्यूज़पेपर्स के फेमस न्यूज़पेपर्स के एडिटर और कॉलमनिस्ट भी रह चुकी है और वो बहुत सारा बुक्स को भी लिखी है। तो ये था राइटर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। तो ये जो स्टोरी है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, एक्चुअली पूरा का पूरा एक बुक का नाम है जो उनका खुद का बुक है और उसी बुक का एक छोटा सा पार्ट जो है जो ये चैप्टर बना के आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे वो एनालाइज करती हैं ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस को जो कंडेम करता है, एक तरह से ब्लेम करता है, पनिश कर देता है, या छोटे बच्चों जो जिनका कोई गलती भी नहीं है उनको एक लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ढकेल देता है। तो यहाँ वो ट्रैवलिंग कर रही हैं, बच्चों से मिल रही हैं और बाकी लोगों से मिल रही हैं और उसके बाद उनका स्टोरीज़ को जान रही हैं। अपना राइटिंग के माध्यम से वो हम लोगों को भी बताना चाह रही हैं कि शायद इन बच्चों का मासूम बचपन पॉवर्टी के नीचे दब ही नहीं रहे, पिस भी रहे। वो ये भी बोल रही हैं कि ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस कॉज ग्रेट सफरिंग टू द लाइव्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। बोल रही कि जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे जिनका कोई गलती नहीं है, वो लोग इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। चाहे वो सीमापुरी में रहने वाला साहेब हो या फिरोज़ाबाद का मुकेश। जितने भी चाइल्ड वर्कर हैं, हर एक चाइल्ड वर्कर है, एवरी चाइल्ड वर्कर लीड्स अ लाइफ ऑफ मिजरी एंड वांट। सभी जो है वो एक मिजरी वाला लाइफ जी रहे, दुख वाला लाइफ जी रहे और उनको कोई ना कोई चीज़ का नेसेसिटी है। उनका नेसेसिटी भी पूरा नहीं हो पा रहा है। शौक तो दूर का बात है, नेसेसिटी भी पूरा नहीं हो पा रहा। इन सभी बच्चों में एक चीज़ कॉमन है, पॉवर्टी, डर्ट, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट। किसी के लिए अनफेयर ट्रीटमेंट होता है फॉर योर ओन बेनिफिट। ठीक है, किसी का आप गलत इस्तेमाल करते हो फॉर योर ओन बेनिफिट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लॉयट करना सामने वाले को। अब इसके मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले है एनीस जंग, जो इस पूरी स्टोरी में हम लोगों को नरेटर की तरह उन बच्चों के बारे में और बाकी कहानियों के बारे में बताएंगे जो वो ट्रैवलिंग करते करते एक्सपीरियंस कर रही हैं। सेकंड कैरेक्टर है साहेब ए अलाम। ये एक यंग रैग पिकर है इन सीमापुरी दिल्ली, जो कि ड्रीम कर रहा है एक बेटर लाइफ के लिए। चाहे जितना भी पुअर कंडीशंस उसके सामने हो, मतलब उसके सामने जितना भी पुअर कंडीशंस है, वो फिर भी एक होप रख रहा है कि उसका लाइफ आगे चल के बेटर हो सकता है। तो साहेब जो है, या फिर चैप्टर के अंदर में साहेब ए अलाम जो वर्ड यूज़ किया गया उसका नाम के लिए, तो प्रेजेंटली वो एक रैग पिकर है। रैग पिकर मतलब जो घूम घूम के बच्चे होते हैं, देखना कभी अपने लोकेलिटी में कि जो घूम घूम के सुबह के समय में बच्चे होते हैं वो लोग कचरा उठाते हैं। उसका कुछ सामान, उसके अंदर अगर कुछ सामान मिल जाता है तो उसको बेचते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। तो साहेब सीमापुरी में दिल्ली का रहने वाला है, मतलब कि वो रहता सीमापुरी में जो कि दिल्ली के बिल्कुल आसपास है। तो सेकंड कैरेक्टर तो हो गया भाई साहेब। थर्ड मेन कैरेक्टर है वो है मुकेश एक यंग बैंगल मेकर है फिरोज़ाबाद से। अगेन वो यूपी से, उत्तर प्रदेश से। ये बच्चा भी पुअर है, मुकेश भी बच्चा ही है, ये बच्चा भी पुअर है और वो एस्पायर करता है, विश करता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा और एक दिन ये सारा जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, ट्रेडिशन है, जो भी कह लो कि पॉवर्टी का जो इनका ट्रेडिशन है, वो इसको ज़रूर ब्रेक करेगा इस साइकिल को और इस पॉवर्टी वाले जंजीर को तोड़ के बाहर निकलेगा। उस बच्चे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक होप है कि वो ये चेन को तोड़कर बाहर निकल सकता है। हाय, हमें आपके अंजलि मैम और आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू द एनसीईआरटी अल्फ़ाबेट्स। तो चलिए लेट्स बिगिन द स्टोरी। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जिसका मतलब है कि कई बार उनको गार्बेज में एक कुछ रुपए मिल जाते, 1 रुपया मिल जाता है। अब सामने का जो पार्ट है
इसमें तो 2 ही कैरेक्टर्स का नाम दिया हुआ है, जैसे साहिब एंड मुकेश। लेकिन थोड़ा ही आगे एक और कैरेक्टर है, सविता है और भी अदर बॉयज़ हैं जिनको हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। तो फिर स्टोरी को समझना स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। बच्चा लोग में से कोई बोल रहा है कि कई बार हमको 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज में। और जो राइटर है अनीस जंग, वो पूछ रही हैं कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। ये बात वो साहिब से पूछती हैं, जिनको वो हमेशा सुबह सुबह कचरा में से गोल्ड चुनते हुए सर्च करते हुए देखती हैं। उस कचरे में से जिसको कोई हाथ तक नहीं लगाता, उस कचरे में वो सर्च कर रहा है। कभी गोल्ड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। साहिब अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका है। साहिब ढाका से आया है, वही बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। तो साहिब वहाँ से आया है और उसको याद तक नहीं है अपने घर के बारे में, कोई मेमोरी उतना कुछ याद नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी मम्मी बताती है कि कई बार इतना बार तूफ़ान आया वहाँ पे कि उनका सारा जो खेत था, फील्ड्स था, वो सब बह गया और कई बार उनका फसल डिस्ट्रॉय हो गया। और उसी वजह से वो लोग वो जगह को छोड़ दिया और अब यहाँ आके इस बिग सिटी में आके अपना जीवन गुजार रहे हैं कचरे में से गोल्ड चुन के। तो जब राइटर उनसे पूछी कि तुम यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हो और क्यों सर्च कर रहे हो, वाई डू यू डू दिस, तो वो बोलता है मेरे पास है ही नहीं कुछ और करने के लिए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। और वो बोल के इधर उधर देखने लगता है। अब राइटर बोल रही है तो स्कूल चले जाओ। अब जैसे उनके बात से ये इनके मुंह से ये बात निकला केयरलेसली, तो उनको अचानक से रियलाइज़ हुआ कि कितना हॉलो एडवाइस था ये, कितना खोखला एडवाइस था ये जो उनको दी। अब अंदर से उस बच्चे को पता है कि हाँ पैसे का प्रॉब्लम है ना, लेकिन जवाब में वो बोलता है कि मेरे आसपास नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, जैसे ही एक स्कूल बनेगा हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, आई विल गो। अब कुछ मिडिल क्लास पीपल होते हैं, रिच पीपल होते हैं, जो फिर भी उनके पास नेसेसिटी लायक पैसा तो होता ही है, स्टिल वो लोग को बोलना रहता है कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो भाई उनका बात नहीं चल रहा है। ये बच्चा इतना पॉवर्टी में जी रहा है कि वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, वो अपना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं स्टार्ट कर पाया, छोड़ना तो दूर का बात है, कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाया। तो कह सकते हैं कि हम लोग लकी है कि हम लोग स्कूल जा पाए और अब स्कूल का पढ़ाई क्लास 12 के साथ कंप्लीट भी कर रहे हैं ना। सो आरंट वी लकी। तो आगे बढ़ते हैं। राइटर बोल रही हैं कि अगर हम एक स्कूल स्टार्ट करें तो क्या तुम आओगे। ये तो भाई जोकिंगली पूछ ली, लेकिन वो ब्रॉडली स्माइल किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक आशा जाग गया कि अच्छा स्कूल के बारे में बात हो रहा है। तो वो बहुत खुश हो गया, बोला हाँ हम आएंगे। कुछ दिन बाद वो बच्चा दौड़ के राइटर के पास आया और बोला कि आपका स्कूल बन गया। अब वो तो जोकिंगली बोली थी, तो वो ऐसे ही टालने के लिए बोल दिया कि नहीं स्कूल बनने में टाइम लगता है। और वो थोड़ा एम्बैरेस भी फील कर रही थी कि वो कोई ऐसा प्रॉमिस कर दी जिनको वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। वो ये भी बोल रही हैं कि उनके तरह प्रॉमिसेस बहुत लोग करते हैं जो फुलफिल नहीं हो पाता, बट promises like mine abound मतलब फाउंड इन plenty in every corner of this bleak world मतलब कि cheerless world, unhappy world। फिर कई महीने बीत जाते हैं और उनको राइटर जानती है साहिब को। वो उनसे पूछ लेती है साहिब से कि तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है साहिब ए अलाम। उस बच्चे को नहीं पता कि उस नाम का मतलब क्या है। उस नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब नाम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पर वो बहुत ही पॉवर्टी वाला लाइफ जी रहा है। अगर उसको इसका नाम पता भी चल जाए, उसके नाम के मतलब पता भी चल जाए, तो भी वो उस नाम का मतलब को बिलीव नहीं करेगा। तो उसका नाम का ही मतलब उसको पता नहीं है और वो स्ट्रीट्स में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, ये रैक पिकिंग वाला काम कर रहा है। तो एक आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, बेयरफुट मतलब कि खाली पैर, वो खाली पैर बॉयज़ है जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह दिखते हैं और नून के समय में गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और उनको 1 महीना लग गया सबको पहचानने में। वो पूछ रही हैं कि तुम लोग सब ने चप्पल क्यों नहीं पहना है, एक जन से वो पूछी। तो वो बोले मेरी मम्मी जो है वो कभी भी शेल्फ से बाहर नहीं निकाली, वो ऊपर वाला शेल्फ में अलमारी में रख दिए हैं। एक दूसरा बच्चा कहता है कि अगर उसकी मम्मी उसको चप्पल दे भी दी तो उसको फेंक देगा, लेकिन वो खुद ऐसा चप्पल पहना है जो मैच नहीं कर रहा है। अब जैसे ही वो इस बात को लेकर कमेंट की कि तुम्हारा तो दोनों चप्पल अलग अलग है, तो बच्चा जो है वो थोड़ा सा अपना पैर को शिफ्ट करने लग गया, अपना फीट को ऐसे तो छिपाने के लिए थोड़ा सा, और फिर कुछ बोलता नहीं है, चुप हो जाता है। एक थर्ड बॉय भी है यहाँ पे जो कि अपने पूरे लाइफ में कभी भी अ पेयर ऑफ शूज़ को ओन नहीं कर पाया, मतलब उसके पास कभी भी शूज़ नहीं आ पाया।
चाहे वो अलग अलग रंग का ही क्यों ना हो। अब यहाँ इस पैराग्राफ में तुम देख पाओगे कि बच्चों के पास चप्पल नहीं है और वो लोग ना पहनने का, चप्पल ना होने का अलग अलग बहाना दे रहे हैं। पॉवर्टी के बारे में उन लोग बोलते बोलते भी चुप हो जा रहे हैं। तो राइटर कह रही है आगे कि कंट्री में वो ट्रैवल कर रही थी इंडिया में, और करते करते उनको बहुत सारा चिल्ड्रन ऐसा दिखा जो कि बेयरफुट वॉक करता है, मतलब कि खाली पैर वॉक करता है, इन सिटीज़, इन विलेजेस, ऑन रोड्स। एक और बच्चे से जब वो पूछी तो वो बोल रहा था कि ये पैसे की कमी, लैक ऑफ मनी की वजह से नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने का। राइटर इसका आंसर सुन के सोच रही हैं कि क्या यही एक एक्सक्यूज़ है, क्या यही एक एक्सक्यूज़ है एक्सप्लेन करने का ये जो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी चल रहा है। मतलब बच्चे हैं छोटे, ये लोग हालात अपना छिपा रहे हैं। ऑफ कोर्स उनका मदद वही खुद ही कर सकते हैं, हल्का फुल्का मदद तो करेगा ही कोई ना कोई, पर पूरी तरह से अपने आप को उस सिचुएशन से वो खुद ही निकाल पाएंगे। उनको याद आता है एक स्टोरी ऑफ अ मैन जो कि उडुपी एक कर्नाटका में एक प्लेस है, सिटी है। तो वहाँ से एक आदमी उनको एक स्टोरी सुनाया था जब वो कर्नाटका में घूम रही थी, उडुपी कर्नाटका में। तो आदमी बोल रहा था कि कई बार वो मंदिर जाके, ओल्ड टेम्पल में जाके पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल के बाद अब फिर से वो उस जगह को विज़िट की हैं, टेम्पल को, टाउन को विज़िट की, जो कि पहले ये जो प्लेस है वो काफ़ी सैड है, जहाँ एक टाइम पे टेम्पल हुआ करता था। तो अब वो बिल्कुल अबैंडननेस में और डिसोलेशन से घिरा हुआ है। डिसोलेशन मतलब यही खालीपन। मंदिर के पीछे की तरफ एक नया पुजारी रहता था। आसपास रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स था। एक यंग बॉय था जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में ड्रेस था। इस बच्चे के पास सॉक्स था, शूज़ था। ये बिल्कुल हांफते हुए अपना आया, स्कूल बैग को बेड के ऊपर जो सामने रखा होता वहाँ पे फेंक दिया। ऐसे ही तुम लोग भी करते होगे, बेड के ऊपर ही बैग को अपना आते ही स्कूल से फेंक देते होगे। तो इसको देखने के बाद जो राइटर है उनको फील भी हुआ और एक्चुअली याद भी आया कि कैसे वो दूसरा बच्चा जो था वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जब उसको एक पेयर ऑफ शूज़ मिल गया तो वो प्रार्थना कर रहा था कि काश भगवान ये पेयर ऑफ शूज़ कभी भी हमसे गुमे ना, खोए ना। और शायद देवी माँ जो गॉडेस है वो अपना प्रेयर को शायद वो उसका ग्रांट कर दी, उसको तथास्तु बोल दी कि अब पुजारी के जो बेटे हैं उनके पास पेयर ऑफ शूज़ है, लेकिन उनके नेबरहुड में जो रैक पिकर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके पास पेयर ऑफ शूज़ नहीं है। एक बार हुआ ये कि इन बच्चों के साथ, इन बेयरफुट रैक पिकर्स के साथ ये सीमापुरी गई, एक प्लेस जो कि दिल्ली के बिल्कुल साइड में है लेकिन उनसे काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर है वो डिस्टेंस के हिसाब से नहीं बोल रही है, वो बोल रही है कि काफ़ी दूर है इन कंटेक्स्ट टू डेवलपमेंट, कि दिल्ली इतना डेवलप्ड है पर सीमापुरी में इस तरह के लोग हैं जो एकदम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे मेटाफोरिकली। तो यहाँ पे सीमापुरी में वो लोग स्क्वाटर्स में रहते हैं। ये बच्चे जो है और इनका जो फैमिली है वो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब के जो फैमिली है वो उन्हीं में से एक है। सीमापुरी जो है वो एक तरह से वेस्ट लैंड है, वहाँ कोई एग्रीकल्चर नहीं होता है, कोई सोर्स ऑफ लिविंग नहीं है इन लोगों का। लैंड है तो लैंड पे एग्रीकल्चर होना चाहिए, तो सीमापुरी में ऐसा भी नहीं है कि एग्रीकल्चर हो रहा है। वो लोग बस रह रहे हैं वहाँ पे जस्ट एज ऑन अ वेस्ट लैंड, और वो पहले भी वेस्ट लैंड था, अब भी वेस्ट लैंड है। पर पहले एम्प्टी था, अब ये लोग वहाँ पे आके रहने लग गए हैं। उनका जो घर है, उनका घर का स्ट्रक्चर बता रहा है कि वो मड से, रूफ ऑफ टिन और टारपॉलिन से बना हुआ है। टारपॉलिन एक तरह का वाटर प्रूफ क्लॉथ होता है। वहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम ठीक ठाक नहीं है, सीवेज भी बिल्कुल जो सीवेज सिस्टम होना चाहिए ताकि वो जो घर का जो वेस्ट है वो बाहर निकल पाए, उसका भी कोई ठीक ठाक सिस्टम नहीं है। मतलब ड्रेन से, नाली से जो पानी बाहर जाके एक तरह से प्यूरिफाई होने जाता है वो सब कुछ, ताकि घर में वैसा पानी ना जमे, तो वैसा कोई सिस्टम है नहीं। इनफैक्ट वो लोग बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं और वहाँ पे 10,000 रैक पिकर्स रह रहे हैं। ये लोग लगभग 30 साल से यहाँ रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परमिशन के, लेकिन हाँ इनके पास राशन कार्ड है ताकि उनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ पाए और वो लोग ग्रेन्स को खरीद पाए। ऑफकोर्स उनके लिए खाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन आइडेंटिटी। कोई भी पर्सन होता है सबसे पहले वो अपना खाना पीना को पहले तो स्टेबल करता है, उसके बाद वो आइडेंटिटी, डेवलपमेंट, इन सब के बारे में सोच पाता है। तो जब ये पूछते हैं कि आप लोगों ने क्यों उतना अच्छा लैंड, ग्रीन फील्ड्स को, उनका लैंड्स को, रिवर्स को छोड़ दिए वहाँ पे, तो बोलती है कि अगर हम लोग, एक ग्रुप ऑफ वुमेन है वो बोलती हैं जो कि टैटर्ड साड़ी, मतलब थोड़ा सा फटा हुआ थोड़ा साड़ी वो पहनी हुई है, वो बोल रही हैं कि अगर हम लोग एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोग को खाना मिल जाता है और हम लोग बिना पेट दर्द हुए
बिना कुछ होता ना कि भूखे पेट अगर हम लोग नहीं सो रहे हैं तो हम लोग इसीलिए वो जगह को छोड़ दिए और यहाँ आके रहने लग गए। उस जगह में तो ग्रेन भी नहीं मिलता था, यहाँ तो कम से कम खाना मिल जा रहा है। उस जगह में तो खाना ठीक से, एग्रीकल्चर ठीक से हो ही नहीं पाता था। कभी फसल लगा भी तो तूफान उफान आता था, उड़ा के लेके चला जाता था। तो उस जगह में रह के कोई फ़ायदा ही नहीं है और इस जगह में आके कम से कम खाना मिल पा रहा है पेट में। जहाँ भी उनको घर मिलता है, जहाँ भी उनको खाना मिलता है, वो लोग अपना टेंट वहीं पे लगा लेते हैं। बच्चे वहाँ ग्रो करते रहते हैं और उनके सर्वाइवल में, उनके काम में हाथ बटाते रहते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं। और यहाँ पे हाथ बटाना किसी काम में का मतलब है कि रैक पिकिंग में हाथ बटाना। इतना साल बीत गया और ये बिल्कुल एक फाइन आर्ट की तरह बन चुका है। गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, उनका डेली ब्रेड है, उनका छत है, भले ही उनका छत से पानी क्यों ना गिर रहा हो। एक चाइल्ड इसी में संतुष्ट है कि कम से कम उसके सर पे छत है। कई बार साहिब का आंख चमक जाता है जब वो बोलता है कि उसको गार्बेज में 10 रुपये मिला, और जैसे ही एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है गार्बेज के अंदर में तो वो लोग और ज़्यादा सर्च करने लग जाते हैं वहाँ पे, ताकि उनको और मिले। उनको भी एक होप आ जाता है कि अगर यहाँ हम और सर्च करेंगे तो शायद और कुछ मिलेगा। गार्बेज में सर्च करना जैसे पेरेंट्स लोग सर्च करते हैं तो बच्चे लोग थोड़ा सा डिफरेंट सर्च करते हैं। बच्चों के लिए बिल्कुल एक वंडर की तरह है कि काश उनका पसंद का कोई खिलौना मिल जाए, कोई पसंद का शूज़ मिल जाए, छोटा बड़ा चीज़ है वो मिल जाए। लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए ये सर्वाइवल का बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार विंटर का मॉर्निंग था और जो राइटर है वो साहिब को देखी कि वो एक फेंस्ड गेट के पास खड़ा था एक क्लब के सामने। वो 2 यंग मेन को वाइट ड्रेस में टेनिस खेलते हुए देख रहा था। देखते हुए वो बोला और अपने आप में ही बोला कि हमको ये गेम बहुत पसंद है, आई लाइक द गेम। फिर वो बाहर ही खड़ा था फेंस के बाहर। फिर बोला कि हम अंदर जाएंगे जब कोई भी हम आसपास नहीं होगा। बोला ये जो चौकीदार है, गेट कीपर है, ये हमको झूला झूलने दे देता है। साहिब भी शूज़ पहना है, एक टेनिस शूज़ पहना है वो, और उसका जो शर्ट है और शॉर्ट्स है वो बिल्कुल थोड़ा रंग उड़ा हुआ है, डिसकलर्ड है। लेकिन उसका जो शर्ट और शॉर्ट्स है वो शूज़ से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। कोई इसको दे दिया था ये वाला शूज़, लेकिन ऐसा नहीं था। पीछे में कहानी तो यही था कि कोई रिच बॉय उस शूज़ को पहनने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे एक होल था, और होल से उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि कम से कम शूज़ तो मिला। एक बच्चा जो इतना टाइम से खाली पैर चल रहा था, उसके लिए तो एक सपना सच होने जैसा बात है। लेकिन जिस गेम को बहुत ध्यान से देख रहा है वो उससे बहुत दूर है। दिस मॉर्निंग, मतलब अब एक और मॉर्निंग के बारे में बोल रही है कि साहिब जो है वो मिल्क बूथ पे जाने के लिए तैयार है और वो जा ही रहा है, रास्ते में है। उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है। अब वो बता रहा है कि वो एक टी स्टॉल में काम करता है जो कि रोड पर है। वो बता रहा है कि पॉइंटिंग करके कि थोड़ा सा दूर में है और उसको 800 रुपया मिलता है और दिन भर का सारा खाना मिलता है। तो वो पूछ रही है कि क्या उसको वो जॉब पसंद है। तो उसका फेस जैसे वो देख पा रही हैं, उसका केयरफ्री लुक चला गया है। जो बचपन में होता है बच्चा, वो कितना केयरफ्री होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होता है, तो वो लुक उसके में चला गया। एक्चुअली उसके ऊपर वो जॉब का भी प्रेशर आ गया। और वही बात है कि ये सब जगह में जॉब जो होता है बच्चे को, वो लोग बहुत ज़्यादा डांट टपट के करवाते हैं, दिन भर डांटते रहते हैं, तो उस तरह से वो लोग जॉब करवाते हैं। तो जो स्टील कैनिस्टर जो आज वो कैरी कर रहा था इस मॉर्निंग में, वो ज़्यादा हैवी लग रहा था कंपेयर टू कि वो जो रैक पिकिंग के लिए बैग को यूज़ करता था। वो बैग उसका खुद का था जो पहले वो रैक पिकिंग के लिए यूज़ कर रहा था। लेकिन जो स्टील कैनिस्टर था वो उस मैन को बिलोंग कर रहा था जो कि टी शॉप को ओन किया हुआ था। साहिब अब अपना ओन मास्टर ही नहीं रहा, दुनिया का लॉर्ड होने का छोड़ो, वो खुद का अब लॉर्ड नहीं रहा। वो खुद का मर्जी उसका नहीं चल पा रहा है उसका लाइफ के ऊपर। तो यहाँ तक था साहिब का स्टोरी। अब हम लोग एंटर करेंगे मुकेश फ्रॉम फिरोज़ाबाद की स्टोरी की ओर। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। तो मुकेश जो है एक लड़का है छोटा सा, वो बोल रहा है कि हम कार ड्राइव करना चाहते हैं, हम एक मोटर मैकेनिक बनेंगे। इस चीज़ को वो अनाउंस कर दिया। अब ये जो राइटर है वो पूछ रही है कि क्या तुमको कार्स के बारे में कुछ पता भी है, क्या तुमको पता भी है कि कार्स कैसे चलता है। तो बच्चा जो आंसर कर रहा है कि हाँ हम सीख लेंगे, आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, हम सीख लेंगे कि कार कैसे ड्राइव करते हैं। और ये बात वो बिल्कुल आँख में आँख डाल के बोल रहा है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। लेकिन उसका ये जो सपना है वो बिल्कुल एक मिराज की तरह, मृग तृष्णा की तरह लग रहा है। इन द डस्ट ऑफ फिरोज़ाबाद, ठीक है, जो स्ट्रीट्स है उसका जो डस्ट है वो मतलब कहना चाह रही है वो कि काफ़ी धुंधला सपना लग रहा है उसका। अच्छा, ये बच्चा जो है फिरोज़ाबाद में रह रहा है, फिरोज़ाबाद टाउन में, जो कि यूपी में है। और ये जगह बैंगल मेकिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे जो फैमिलीज़ है
हर एक फैमिली जो वहाँ पर है वो बैंगल मेकिंग के काम में जुटा हुआ रहता है। बैंगल मतलब चूड़ी, चूड़ी बनाने के काम में, चूड़ी कांच का चूड़ी। ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है इंडिया का, फिरोज़ाबाद में बिल्कुल एक ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है जहाँ पे ग्लासेस को वैसा शेप दिया जाता है। अब ये प्रोसेस बहुत ईजी नहीं होता है, वो प्रोसेस काफ़ी हज़ार्डस होता है। मतलब जो बच्चे, जो लोग इस सब में काम में जुटे हुए रहते हैं उनको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, साइट प्रॉब्लम ये सब हो ही जाता है ओवर टाइम, क्योंकि वो ईजी प्रोसेस नहीं है। ऑफकोर्स मशीन जो होता है उसका बात, जो एकदम मैकेनाइज्ड होता है उसकी बात नहीं कर रहे, जो एकदम खुद से वो लोग बनाते हैं उसका बात करें कि उसमें काफ़ी हज़ार्ड्स है, काफ़ी खतरा है, रिस्क है, उनका हेल्थ ख़राब होने का ओवर टाइम बिल्कुल चांसेस है। तो वहाँ पे फैमिलीज़ जो है वो बैंगल बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए भट्टी के सामने वेल्डिंग ग्लासेस को वेल्डिंग करते हुए और बैंगल्स बनाते हुए पूरा ज़िंदगी बीत गया उनका। और ऐसा लगता है जैसे कि वो इंडिया में सभी वुमेन के लिए बैंगल्स को बना रही हैं। मुकेश का फैमिली भी उन्हीं में से एक है। अब ये लोग इलिटरेट हैं, इनको नहीं पता है कि मुकेश के फैमिली को भी नहीं पता है, किन्हीं लोगों को नहीं पता है कि इतने छोटे बच्चों को इलीगल होता है ग्लास फर्नेस के सामने हाई टेम्परेचर्स पे बैठाना। मतलब बच्चों से काम कराना हाई टेम्परेचर पे, भट्टी के सामने, इतना टेम्परेचर पे ग्लास फर्नेस के सामने बैठाना, ये एक इलीगल बात है, इन लोगों को भी नहीं पता। और अगर ये लॉ इन्फोर्स हो गया तो उसके वजह से जितना भी वो 20,000 चिल्ड्रन है वहाँ पे हॉट फर्नेसेस के सामने बैठे हुए हैं, दिन के उजाले के टाइम पे, डे लाइट आवर्स में वो लोग डार्कनेस में बैठे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उनका जो आई साइट है, लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, वो लोग अपना आई साइट को भी खो देते हैं। मुकेश का आई बिल्कुल ब्राइटन हो जाता है जब वो जो राइटर उनको बोलता है कि चलिए हम आपको अपने घर लेके चलते हैं। तो वो एक तरह से वॉलंटियर किया कि अब हम आपको अपना घर दिखाते हैं। बोल रहा था कि वो घर रीबिल्ट हुआ है, मतलब बोल रहा था वो रेनोवेशन किया है। आज के टाइम में किसी का घर रेनोवेशन हो रहा है मतलब कि वो और बेटर हो रहा है, पर देखते इसका घर कैसा है। जैसे ही वो उसके घर के तरफ गई तो वहाँ पे स्टिंकिंग लेन्स, मतलब कि वहाँ पे नालियों से बहुत बदबू आ रहा था, जो कि बिल्कुल गार्बेज से चोक था, गार्बेज उसमें फंसा हुआ था। वो वैसा घर से गुजर रही थी जहाँ पे वॉल्स बिल्कुल क्रम्बलिंग था, मतलब कभी भी वॉल्स गिर सकता था। डोर्स काफ़ी हल्का फुल्का वुबली डोर्स था, वो उसमें भी कोई जान नहीं था। विंडोज़ तो था ही नहीं कोई उसमें। फैमिलीज बिल्कुल क्राउडेड था, ह्यूमंस और एनिमल्स बिल्कुल साथ में रह रहा था, बहुत क्राउड में रह रहा था, बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहा था। उन्हीं में से घर के डोर के सामने वो खड़ा हुआ और वो जो वोबली आयरन डोर था उसको वो पैर से धक्का दिया और वो खुल गया। और जैसे ही वो अंदर घुसा तो वो देखी कि हाफ बिल्ड शैक था वो। एक तरफ में एक पार्ट में वो लोग थैश्ड विथ डेड ग्रास। थैश्ड विथ डेड ग्रास का मतलब वो छत जो था वो भूसे से वो लोग ढके थे। और उस घर के आसपास, उस घर के एक कोने में फायरवुड स्टोव था जहाँ पे खाना पक रहा था। और एक लार्ज वेजल जो था, एक बड़ा सा बर्तन था जो स्टोव के ऊपर रखा हुआ था और उस पर स्पिनच बन रहा था, साग बन रहा था। ठीक है, स्पिनच मतलब ऐसे पालक होता है। ग्राउंड पे उनको एक एल्युमिनियम का प्लेट दिख रहा था जिसमें और भी कटा हुआ चॉप्ड वेजिटेबल्स रखा हुआ था। सामने एक फ्रेल वुमेन, यंग वुमेन बैठी हुई थी। फ्रेल मतलब वीक, कमज़ोर, तो वो वुमेन यंग थी पर बड़ी कमज़ोर लग रही थी। वो इवनिंग मील सबके लिए पका रही थी, मतलब शाम का खाना, रात का जो खाना है होल फैमिली के लिए, वही वो पका रही थी। अब उसका आँख जो बिल्कुल स्मोक से भरा हुआ है, वो देखकर कोई नया पर्सन आया तो फिर भी वो स्माइल की। वो मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ है। अब वो लड़की जो है उसका ज़्यादा उम्र नहीं है, वो ज़्यादा ओल्डर नहीं है, फिर भी अब वो एक बहू का पोस्ट या फिर डॉटर इन लॉ का पोस्ट वो संभाल रही है एक फैमिली के अंदर, जिसमें 3 लोग हैं, उसके हस्बैंड, मुकेश और उसके फादर, मतलब उसका खुद का हस्बैंड जो कि मुकेश का भाई है, फिर मुकेश और एक उसके दोनों के पापा। मतलब उन सब का खाना वो अकेले ही बना रही है, ऑब्वियसली अपना भी। और जैसे ही एक ओल्डर मैन, मतलब कि जो उसके पापा थे, वो एंटर किए, वो बिल्कुल अपना चेहरे को छुपा ली, घूंघट करके, व्हील करके। व्हील मतलब हो गया कि वो घूंघट करके अपना चेहरा छुपा ली। अब जैसे कस्टम डिमांड करता है कि डॉटर इन लॉज जो होती हैं, जो बहू होती है, उनको एल्डर्स के सामने, मतलब मेल एल्डर्स के सामने, कोई अगर लड़का एल्डर है तो उनके सामने उनको घूंघट लेके खड़ा होना पड़ता है।
इस केस में ये जो एल्डर है वो एक इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर है, मतलब स्किल्ड है बैंगल मेकिंग में, पर उसके लिए उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलता है, तो वो बिल्कुल पॉवर्टी में जी रहे हैं डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। इतना दिन से वो हार्ड वर्क किए, फर्स्ट एक टेलर की तरह, फिर वो एक बैंगल मेकर की तरह, फिर भी वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाए, अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। जो चीज़ वो मैनेज कर पाए वो यही है कि वो बैंगल्स बनाना जानते थे और वो अपने बच्चों को भी बैंगल्स बनाना सिखाए हैं। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो भी वहीं रह रही है और वो वॉच कर रही है अपने हस्बैंड को, बिल्कुल कि वो कैसे ग्लास को पॉलिश करते करते ब्लाइंड हो गया। कैन गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। तो अब यहाँ वो बोल रहे हैं कि क्या भगवान जो लिख चुके हैं, जो भगवान हम लोगों का फैमिली के लिए बना चुके हैं, क्या उस चीज़ को, भगवान का लिखा हुआ क्या चीज़ को तोड़ा जा सकता है। वो एक बैंगल मेकर वाले कास्ट में जन्म लिया था। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वो लोग बिल्कुल बैंगल्स को ही देखे हैं दिन रात, सुबह शाम, हाउस में, यार्ड में, हर घर में, अपने पड़ोसियों के घर में भी, इवन अदर यार्ड, इवन स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, रस्तों पर भी स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। मतलब हर एक कलर, इंद्रधनुष के सारे रंग का बैंगल्स मिल रहा था। लाई इन माउंड्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, पाइल्ड अप ऑन द 4-wheeled हैंडीक्राफ्ट हैंड कार्ट्स। तो मतलब रास्ते में भी ढेर लगा हुआ था, बिल्कुल पाइल किया हुआ था। 4-wheeled कार्ट्स मतलब कि जो ठेला होता है, ठेले के ऊपर में जो कि यंग मैन लोग पुश करते हैं। नैरो लेन्स ऑफ शैंटी टाउन्स, मतलब कि जो टाउन्स होता है, हट्स होता है, वहाँ पे झोपड़ी होता है, बड़ा घर होता है, सब जगह में लोग ठेला पे रख के उस तरह से बेचते हैं। अच्छा, इनके घर में और यार्ड्स में और स्ट्रीट्स में भी इतना बैंगल्स वहाँ पर है कि वो बिल्कुल बहुत मेसी लगता है, अनकेम्प्ड यार्ड्स लगता है, बहुत मेसी जगह वो लगता है। मेसी मतलब कि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगता है, बिल्कुल अस्त व्यस्त सारा सामान बिखरा हुआ लगता है। अब दिन के समय में भी वो लोग काम कर रहे हैं, रात के समय में भी काम कर रहे हैं। इन डार्क हटमेंट्स, मतलब कि झोपड़ी वाला सेटलमेंट्स में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, वो लोग बिल्कुल ऑयल लैम्प्स के जो लौ होता है वो एकदम बुझ रहा होता है और मतलब जल रहा होता है और वो फ्लिकर कर रहा, फ्लिकर मतलब थोड़ा वाइब्रेट करना, जो लैम्प का लौ होता है, दिया का जो लौ होता है, और उसमें वो लोग काम कर रहा है। बॉयज़ लोग बैठा हुआ है, गर्ल्स बैठी हुई है फादर और मदर के साथ, और वो लोग ग्लास पीसेस को विल्ड कर रही हैं, शेप दे रही हैं, ठीक है, और सर्कल्स बना रही है बैंगल का। उनका आईज मोर एडजस्टेड डार्क के लिए दैन लाइट आउटसाइड, मतलब वो लोग दिन भर डार्क में ही रहते हैं, लाइट में बहुत कम रहते हैं। इसीलिए कई बार होता है कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, उनका आई साइट ही चला जाता है। सविता एक यंग गर्ल है जो कि ड्रैब पिंक ड्रेस को पहनी हुई है। ड्रैब मतलब कि डल। सविता जो है वो यंग गर्ल है और वो एल्डरली वुमेन के पास ही बैठी हुई है और ग्लास पीसेस को सोल्डर कर रही हैं। सोल्डर करना मतलब एक तरह से बोलेंगे जॉइन करना, ग्लास पीसेस को जॉइन कर रही है। और जैसे जैसे उसका हाथ मूव कर रहा है, जैसे कि एक मशीन हो, ट्रेंड मशीन हो, टोंग्स ऑफ मशीन। आई वंडर इफ शी नोज द स्कैंटिटी ऑफ बैंगल्स। सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, मतलब कि बैंगल्स को काफ़ी कल्चर में पवित्र माना जाता है। कोई भी कल्चर हो उसमें बैंगल्स को काफ़ी, चूड़ी को काफ़ी जो वो हेल्प कर रही है बनाने में सविता एक बच्ची, तो उसको नहीं पता है कि वो कैसे चूड़ी जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है एक इंडियन वुमेन के लिए। उसका सुहाग होता है, ऑस्पिशियस होता है, मतलब पवित्र होता है। मतलब सविता एक छोटी बच्ची है, वो बनाने में हेल्प कर रही है बैंगल्स को, चूड़ी को, पर उसको वो सब बातें नहीं पता है। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ रेड व्हील, हर हैंड्स डाइड इन। अब एक दिन होगा ऐसा जब वो, उसका भी शादी होगा और वो लाल जोड़ा पहनेगी, उस लाल घूंघट करेगी और उसके हाथ में मेहंदी लगा होगा और वही जो बैंगल्स वो बना रही है उसके हाथों में डाल दिया जाएगा जब वो दुल्हन बनेगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कि उसके बगल में वुमेन बैठी हुई हैं और उन लोग एक टाइम पे ये वाला ब्राइड वो बन चुकी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। अब वो जो वुमेन वहाँ बैठी हुई हैं उनके हाथों में चूड़ियाँ हैं पर उनकी आँखों में लाइट नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी निकल गया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय।
तो कई बार होता है कि वुमेन जो है, वुमेन जो होती हैं फैमिली में, पहले तो जो मेल होता है उनको खिलाती हैं, लड़का होता है खिलाती है, लड़की जो होती है घर का काम करती है और उसको भी खाना थोड़ा कम मिलता है। और जो वुमेन होती हैं, जो मम्मी होती है एक तरह से, वो सबसे बचा हुआ खाना, कहीं बचा तो खाई, नहीं बचा तो नहीं मिला। तो ये वो बोल रही हैं कि एक वक्त से पेट भर खाना भी नहीं खाए और वो जॉयफुल नहीं है। ऑफकोर्स किसको खाना नहीं मिलता है तो वो जॉयफुल थोड़ी ना होता है, वो तो सैड होता है। मतलब वो कभी भी एंजॉय नहीं कर पाई फुल मील इन हर एंटायर लाइफ। और इसी चीज़ के लिए वो बोल रही हैं कि यही फल उनको मिला, इतना टाइम इस तरह से डेडिकेटिंगली काम करने के बाद यही फल उनको मिला। वैसे तुम लोग भी अपनी मम्मी का मदद करते हो कभी कभी या नहीं? आई नो पढ़ाई का प्रेशर है, क्लास 12 है, पर थोड़ा थोड़ा अगर कभी कभी कुछ हेल्प कर दो, कम से कम स्माइल ही कर दो तो तुम्हारी मम्मी का दिन बन जाए, है ना? वाह 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 वाह। वैसे एक क्वेश्चन है जो लास्ट में हम पूछेंगे आप सब लोगों से, अभी के लिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उनका जो हस्बैंड है वो, उसका बियर्ड मतलब एक लंबी सी दाढ़ी है और वो फ्लो कर रहा है और वो बोल रहा है कि हमको बैंगल बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर फैमिली टू लिव इन। वो बोल रहे यही हम कर पाए, एक हाउस बना पाए जिसमें फैमिली उनके साथ रह पा रहा है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसा अचीव किया है जो बहुत लोग अपने लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर पाया है। कम से कम उसके सर के ऊपर छत तो है। The cry of not having money is to do। तो ये जो रोना है सब लोगों का कि उनके पास मनी नहीं है और वो लोग बिज़नेस को फिर भी चला रहे हैं, बैंगल मेकिंग का, उनके पास बिज़नेस चला रहे हैं फिर भी उनको पास खाना नहीं है। और ये सभी घर में वैसा ही हो रहा है, वहाँ पे जितना भी घर है फिरोज़ाबाद में उनमें सभी यही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। जो यंग मैन है वो लोग इको कर रहे हैं। अब यंग मैन लोग और ज़्यादा डरे हुए हैं अपने एडल्ट्स को देखकर, जो एल्डर्स हैं उनको देखकर। और लिटिल बहुत कम चेंजेस हुआ है टाइम के साथ फिरोज़ाबाद में। इतने टाइम से जो माइंड नंबिंग हो चुका है, मतलब उनका दिमाग सुन्न हो चुका है, उसके कारण वो लोग कोई ड्रीम नहीं देख पा रहे हैं, वो लोग कोई काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब राइटर उनसे पूछ रही है कि आप लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। ये वो पूछ रही हैं यंग मेन को। कोऑपरेटिव्स तुम लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। तो अब आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़े, इकोनॉमिक्स में कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़े हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़े हो, लेकिन ये लोग इलिटरेट हैं, इनको नहीं पता है। इनके फादर्स और फोर फादर्स जो थे वो मिडिल मैन जो होते हैं, ज़मींदार होता है, जो लेनदार होता है, उनके यहाँ से लोन लेकर ये लोग फंस चुके थे। और अब वो पापा नहीं पे किया, ग्रैंडफादर ने पे किया, तो वो सारा जो लोन है वो इन बच्चों पर आ गया, मतलब अभी जो यंग मैन हो चुके हैं उन पे आ गया। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो भी गए कोऑपरेटिव्स में तो कौन होगा जो सफ़र करेगा? हम ही लोग सफ़र करेंगे। हम लोग को ही पुलिस जो है वो बीट करेगा, फिर जेल में डाल देगा क्योंकि हम लोग कुछ इलीगल किए। अब इनको उतना लीगल इलीगल वाला बात नहीं पता है, कोई इनका लीडर नहीं है, कोई उन्हें हेल्प नहीं कर रहा है कि वो लोग थिंग्स को डिफरेंटली देख पाए। उनके फादर्स जो है वो बिल्कुल उतने ही टायर्ड है जितने वो लोग हैं, मतलब उनका माइंड बिल्कुल बंद हो गया है। वो लोग बात करते जा रहे हैं स्पाइरल वे में, कभी पॉवर्टी के बारे में, कभी ग्रीड के बारे में, कभी अन्याय के बारे में, यही सब चीज़ के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। उनका बातें सुन के राइटर जो है वो आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनको दो दुनिया दिख रहा है। एक वो फैमिली जो कि इन सब चीज़ों में पॉवर्टी के वेब में कॉट है, मतलब फंस चुका है, और जो कि कास्ट की वजह से भी कि वो उसी कास्ट में बॉर्न है तो आगे भी उनको वही काम करना पड़ेगा, इस बोझ के लिए भी उसी साइकिल में घूम रहा है। और एक दूसरा फैमिली जो कि साहूकार लोग का है, मिडिल मैन का है, पुलिस मैन का है, जो लॉ को कीपर्स ऑफ लॉ है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है, मतलब एक अमीर वाला ग्रुप, एक गरीब वाला ग्रुप। टुडे आज के समय में ये सभी लोग जो है वो इतना ज़्यादा बैगेज बढ़ा दिए हैं चाइल्ड के ऊपर कि अब वो बच्चा उस बोझ को उठा नहीं पा रहा है। जब वो जान पा रहा है, बिफोर ही इज़ अवेयर, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो जैसे ही उसको ये सब पता चलता है, समझ आता है, वो अपने फादर की तरह ही सब कुछ एक्सेप्ट कर ले रहा है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अब कुछ भी वो लोग दूसरा करेंगे, इसका मतलब है वो लोग जुर्रत कर रहे हैं, डेयर कर रहे हैं, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयर करना वो लोग नहीं जानते, नहीं सीखे हैं। राइटर यहाँ बोल रही हैं कि ये लोग बिल्कुल ड्रीम्स नहीं देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मुकेश को देखती हैं
कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो बहुत ही खुश हो जाती हैं। और मुकेश जो है वो इस बात को बहुत बार रिपीट कर रहा है कि आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। और जब वो इस बात को फिर से देख रही है बार बार कि वो बोल रहा है, वो बहुत खुश हो रही है कि कोई तो है जो सपना देख रहा है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न। वो बोल रहा है कि हम गैरेज जाएंगे और सीखेंगे, बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो बोल रहा है कि लेकिन गैरेज जो है वो काफ़ी घर से दूर है। आई विल वर्क ही इंसिस्ट। तो अब वो बोल रहा है कि हम आई विल वॉक ही इंसिस्ट, बोल रहा है कि हम वॉक करके चले जाएंगे। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो अब वो पूछ रही है कि क्या तुम प्लेन चलाने के बारे में सोच रहे हो। अब वो थोड़ा देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला नो। अब ग्राउंड को देखने लग गया। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट ही हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट। तो अभी शायद वो बड़ा सपना उतना नहीं देखना चाह रहा है, वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है कार्स का ड्रीम देखकर। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिसको वो अपने टाउन्स में चलते हुए देखता है। तो वो कार का ड्रीम को देखकर काफ़ी संतुष्ट है। लेकिन कुछ एयरप्लेन्स हैं जो फिरोज़ाबाद से ऊपर उड़ता है, मतलब फिरोज़ाबाद सिटी से ऊपर उड़ता है एयरप्लेन्स। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। तो यहाँ पे बैंगल मेकिंग का जो शहर है फिरोज़ाबाद, जो फिरोज़ाबाद उसके लिए फेमस है, वहाँ पे सभी लोग इतना हज़ार्ड्स में काम कर रहे हैं, कोई सपना नहीं देख रहा है आगे, कोई साइकिल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बहुत लोग तो खुश है इसी में, खुश क्या संतुष्ट है इसी में कि कम से कम उनके छत पे एक रूफ़ है, जो शायद बाकी लोग उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाया है। वो लोग उतने स्टेट ऑफ पॉवर्टी में जी रहे हैं। पर मुकेश का एटीट्यूड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी लोगों से। मुकेश का उस सिचुएशन में रहने के बाद भी वो डिफरेंट सोच रहा है अपनी फैमिली से। हाँ, वो एरोप्लेन जितना सपना तो नहीं देख पा रहा है, उतना ऊंचा उड़ने का सपना तो नहीं देख रहा है, पर हाँ, जो रास्ते में फिरोज़ाबाद में जो कार चल रहा है उसका सपना वो ज़रूर देख पा रहा है। एक्चुअली इसीलिए यहाँ पे एयरप्लेन्स का बात किया हुआ है कि वो उतना बड़ा सपना नहीं देख रहा है, पर कुछ तो सोच रहा है, अपने डिज़ायर कर रहा है अपने लिए। उसको लग रहा है कि हाँ, ये गोल तो हम अचीव कर ही लेंगे। अब स्टार्टिंग में हम बोले थे कि ये लोग खुद ही हैं जो अपने सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन एक्चुअली इनको भी सपोर्ट चाहिए। हम सभी का, जितने भी लोग हैं जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनको अपना, ऐसे नहीं बोलेंगे कि अपने सैलरी का कोई हिस्सा दे दे, पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो ज़रूर करना चाहिए जो कर सकते हैं। सैलरी से कर सकते हैं, एफर्ट से कर सकते हैं, है ना, काइंडनेस से कर सकते हैं, कोई एक एडवाइस से कर सकते हैं। आई मीन आपको पता है कि यहाँ पे कुछ कोई स्कीम लगा है, कोई फ्री में कुछ हो रहा है और ये बच्चा को हेल्प हो सकता है, अब वो इन्फॉर्मेशन दे के भी आप उसको हेल्प कर सकते हो। हम लोग के गवर्नमेंट में एक पॉलिसी भी है, ईच वन टीच वन ऐसे करके। तो आप चाहो तो आप एडुकेटेड हो तो आप अभी जब जॉब करने लग जाओ या एटलीस्ट आप कॉलेज में चले जाओ, आप चाहो तो एक होमलेस स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को, एक होमलेस बच्चा को जो स्कूल नहीं जा रहा है, जो रैक पिकिंग कर रहा है, उसको कोई टाइम में आप थोड़ा सा पढ़ा सकते हो, है ना। तो आफ्टर ऑल आई वुड से कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, और ये सब करके ही हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर करके, ऑफ कोर्स एक एफर्ट से, एक जन के एफर्ट से कुछ नहीं, पर कुछ तो होगा। चेंज विल कम, एक चेंज स्टार्ट हो जाएगा। चेंज सिर्फ पॉलिटिशियंस के हाथ में ही नहीं, हमारे हाथ में भी है। वैसे कुछ ना कुछ तो हम लोग को भी करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए चैप्टर हुआ ख़त्म, और आप लोग NCERT का जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे हम दे रहे हैं आंसर्स के साथ, और आप लोग उसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा और अपना एग्ज़ाम्स में बढ़िया करिएगा। अब YouTube पे इतना सारा वीडियोज़ है, उसमें हम आप लोगों से दोबारा मिल पाएँ, मतलब कि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्दी से पहुंच पाए वीडियोस का, जैसे ही हम लोग अपलोड करें। तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेटेड हो पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, सी यू सून।